नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 7 बजे। मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। भारत और फ्रांस के बीच 16 करार, दोनों देशों का आतंकवाद के खिलाफ सहयोग का भरोसा। दिल्ली में आज शिखर वार्ता में रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर होगी चर्चा। अरुणाचल प्रदेश में केंद्रीय कैबिनेट से राष्ट्रपति शासन की सिफारिश, कांग्रेस अदालत में देगी चुनौती। विपक्षी दलों ने बताया संघीय ढांचे का उल्लंघन। अमित शाह दोबारा बने बीजेपी अध्यक्ष निर्वाचित। नरेंद्र मोदी समेत कई आला नेताओं ने पेश किया प्रस्ताव, 2019 के लोकसभा चुनाव तक संभालेंगे जिम्मेदारी। छुट्टी पर गए हैदराबाद यूनिवर्सिटी के वीसी विपिन श्रीवास्तव को जिम्मेदारी देने का विरोध। मल्लिकार्जुन खड़गे मिले छात्रों से, कांग्रेस संसद में उठाएगी मुद्दा। और पीवी सिंधु ने जीता मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब। स्कॉटलैंड की क्रिस्टी गिल्मर को दी मात, 5वां ग्रैंड प्री गोल्ड पर कब्जा। भारत और फ्रांस के बीच रविवार को 16 करार किए गए, जिनमें महिंद्रा समूह और यूरोपीय विमान कंपनी एयरबस समूह के बीच भारत में हेलीकॉप्टर विनिर्माण के साझा उद्यम का समझौता और स्मार्ट शहर से जुड़े 3 करार शामिल हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी दोनों देश एक दूसरे का सहयोग करने पर सहमत हुए हैं। गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच आज दिल्ली में होने वाली शिखर वार्ता में कई और मुद्दों पर चर्चा होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति का आज राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। इससे पहले भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर चंडीगढ़ पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी अगवानी की। चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने इंडिया फ्रांस बिजनेस समिट को संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने फ्रांस के उद्योगपतियों को भरोसा दिलाया कि भारत में अब स्थायी कर प्रणाली बनाई जा रही है, जिससे व्यवसायी समुदाय को कोई परेशानी नहीं होगी। रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स वो बीते हुए कल की बात हो चुकी है, ये मान के चलिए वो चैप्टर कभी खुलने वाला नहीं है। ये सरकार रहेगी तब भी नहीं खुलेगा, आने वाली कोई सरकार नहीं खोल पाएगी। इतनी व्यवस्था हम कर देंगे, मैं आपको भरोसा देता हूं। फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद ने भारत के साथ अपने संबंधों को अहम बताया। उन्होंने कहा कि वो इस यात्रा में 2 मुद्दों पर काम करेंगे। एक, रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना और जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में बनी सहमति को लागू करना। C'est de consolider le partenariat stratégique entre la France et l'Inde. Il a été conclu en 1998, mais il n'a cessé de se consolider depuis. आज दोनों नेता शिखर वार्ता में शामिल होंगे। शाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ओलांद इंटरनेशनल सोलर अलायंस का उद्घाटन भी करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी से भी मिलेंगे। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत कई राजनीतिक दलों ने सरकार के इस कदम का विरोध किया है। राज्य में पिछले महीने से राजनीतिक संकट जारी है। केंद्रीय कैबिनेट ने राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहे अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। इस बीच कांग्रेस के बागी विधायकों ने केंद्र के फैसले का स्वागत किया है। बागी विधायक पासंग दोरजे ने कहा कि वो बीजेपी के समर्थन से राज्य में वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। हालांकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि राज्य में बीजेपी का सरकार बनाने का कोई इरादा नहीं है और विधायक इसका फैसला करेंगे। कांग्रेस ने अपना जो ड्यूटी है, अपना जो दायित्व है वो नहीं निभा पाया और 6 महीने तक वहाँ सेशन को सही तरीके से नहीं करा पाया और आज एक संवैधानिक संकट पैदा किया है। तो उसको लेकर के कैबिनेट ने जो रिकमेंडेशन किया है वो उसी आधार पर किया है। कांग्रेस ने इस फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए बीजेपी पर पिछले दरवाजे से सत्ता हथियाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा कि अगर इस फैसले को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है तो वो इसे अदालत में चुनौती देगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इसे संविधान की हत्या करार दिया है। इससे
गलत कदम शायद कोई सरकार उठा सकती थी, क्योंकि एक तरफ तो गवर्नर ने अपने आप को एम्बैरेस किया है और दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि सरकार भी अपने आप को एम्बैरेस करना चाहती है। अरुणाचल प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता पिछले साल 16 दिसंबर को शुरू हुई, जब कांग्रेस के 21 बागी विधायकों ने बीजेपी के 11 और 2 निर्दलीय विधायकों के साथ एक सामुदायिक केंद्र में विधानसभा का सत्र आयोजित किया। इसमें विधानसभा अध्यक्ष नबाम रेबिया पर महाभियोग चलाया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने इस कदम को अवैध और असंवैधानिक बताया था। इसके बाद गुवाहाटी हाईकोर्ट ने समय से पहले सत्र बुलाने को असंवैधानिक बताया और बागियों की ओर से विधानसभा सत्र में लिए गए फैसलों पर रोक लगा दी। इस वक्त मामला सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के सामने विचाराधीन है। रविंद्र सिंह श्योराण, राज्यसभा टीवी। अमित शाह रविवार को निर्विरोध बीजेपी अध्यक्ष चुन लिए गए। अमित शाह के नाम का प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और शीर्ष नेताओं ने रखा, जिसे सर्वसम्मति से मान लिया गया। उनका यह कार्यकाल 3 साल का होगा। बीजेपी की कमान एक बार फिर अमित शाह को सौंप दी गई है। रविवार को इससे जुड़ी चुनाव प्रक्रिया पूरी हो गई। इसके बाद दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय पर अमित शाह के निर्विरोध पार्टी अध्यक्ष बनने का ऐलान कर दिया गया। हालांकि 28 जनवरी को इस फैसले पर औपचारिक मुहर लगाने के लिए पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। मैं अविनाश राय खन्ना राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी श्री अमित शाह जी को सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करता हूं। इससे पहले अमित शाह के पक्ष में 17 नामांकन दाखिल किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, कई केंद्रीय मंत्रियों ने अमित शाह के नाम का समर्थन किया। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों और बड़ी तादाद में कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। हालांकि वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी इस दौरान मौजूद नहीं थे। मैं समझता हूं एक ही नामांकन पत्र अमित शाह जी का केवल आया, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि पार्टी में एक आम सहमति थी। मुझे पूरा विश्वास है श्री अमित शाह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी शानदार सफलता हासिल करेगी। अमित शाह का ये पहला पूरा कार्यकाल होगा। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद राजनाथ सिंह ने गृह मंत्री बन जाने की वजह से अमित शाह को पार्टी की कमान सौंपी थी। अब उनका कार्यकाल 2029 तक है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। आईएसआईएस के बारे में युवकों को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 94 वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया गया है। महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी एटीएस ने ऐसी 94 वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है, जिनके जरिए नौजवानों को कट्टर विचारधारा की तरफ धकेलने का शक है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने देश भर से आईएस से संबंधों को लेकर करीब 2 दर्जन संदिग्धों को पकड़ा है, जिसमें मुंबई से सटे मुंब्रा का मुदाबिर शेख भी है। मुंब्रा के अमृतनगर से गिरफ्तार मुदाबिर पर इस्लामिक स्टेट के लिए देश भर से युवकों की भर्ती करने और फंडिंग करने का शक है। मुंबई और आसपास के इलाकों से एनआईए ने कुछ और युवकों को भी पकड़ा है। महाराष्ट्र के आतंकवाद निरोधक दस्ते ने स्वीकार किया कि करीब 1 दर्जन राज्यों में आईएस का असर है। आईएस के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए एटीएस ने ऑनलाइन रणनीति का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र एटीएस के प्रमुख विवेक फंसालकर ने बताया कि एटीएस एक वेबसाइट लॉन्च करने की योजना बना रही है। इसका इस्तेमाल कट्टरपंथियों के खिलाफ समाज में जागरूकता फैलाने के लिए किया जाएगा। गणतंत्र दिवस से पहले एनआईए और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां देश के अलग अलग शहरों से आईएस से जुड़े संदिग्धों को खोजने में जुटी है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कर विवादों से निपटने के लिए इनोवेशन सिस्टम बनाने की बात कही है। कारोबार सुगमता में भारत की रैंकिंग सुधारने पर जोर देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि कर विवाद के बढ़ते मामलों और इसमें शामिल राशि को देखते हुए नवोन्मेषी कर मुकदमों की प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकता है। राष्ट्रपति का मानना है कि इससे देश में विकास की संभावना बढ़ेगी। आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल के प्लैटिनम जुबली कार्यक्रम का दिल्ली में उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले कुछ साल में प्रत्यक्ष कर से जुड़े मामलों में भारी बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रपति का कहना है कि प्रत्यक्ष कर और करदाताओं की संख्या कई गुना बढ़ी है, जिससे कर विवाद निपटान प्रणाली पर दबाव बढ़ा है। राष्ट्रपति ने कहा कि विवादों के निपटान के लिए विशेष प्रकार के अलग अलग कौशल की जरूरत होगी। विश्व बैंक समूह 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत कारोबार सुगमता में 130वें स्थान पर है। राष्ट्रपति का कहना है कि इस स्थिति में सुधार होना चाहिए।
The total direct taxes amount for expected, it is an estimate 7.98 lakh crores of rupees. This indicates the rising income tax and importance of the direct taxation in our economy. देश भर में आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। ये छठा राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। चुनाव आयोग ने इस साल की थीम समावेशी और गुणवत्ता चुनावी भागीदारी रखी है। मुख्य समारोह दिल्ली में होगा, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी करेंगे। इस मौके पर मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी बिलीव इन द बैलेट किताब का विमोचन करेंगे और इसकी पहली कॉपी राष्ट्रपति को सौंपेंगे। इस मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी चुनाव में बेहतर भूमिका के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी, जिला चुनाव अधिकारी, पुलिस अधीक्षकों को सम्मानित करेंगे। 25 जनवरी को ही 1950 में चुनाव आयोग का गठन किया गया था। केंद्र सरकार ने राजनीतिक प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने की शुरुआत की थी। चुनाव आयोग करीब 14 लाख नई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम खरीदेगा। वित्त मंत्रालय ने आयोग के इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक तौर से मंजूरी दे दी है। इन मशीनों की खरीद में 5,511 करोड़ की राशि का खर्च आएगा। आयोग ने 13,95,648 नई मतदान इकाइयां और 9,30,432 नियंत्रण इकाइयां खरीदने का प्रस्ताव पेश किया था। एक ईवीएम में एक नियंत्रण इकाई और एक मतदान इकाई 5 मीटर केबल से जुड़ी होती है। चुनाव आयोग ने कहा था कि 9 लाख से ईवीएम के उपयोग की 15 साल की समय सीमा 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले खत्म हो जाएगी। आयोग ने इसके लिए कानून मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा था। कानून मंत्री सदानंद गौड़ा ने वित्त मंत्रालय से 14 लाख ईवीएम खरीद के लिए जल्द मंजूरी देने की गुजारिश की थी। अब इसे अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। खबरें जारी हैं, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मुंबई का किंग कौन? टीकू मात्रे। हमारी जिंदगी का एक के मकसद बदला। करारा जवाब मिलेगा। अभिनय मैं अपने लिए करता हूँ। सफलता या असफलता ये अभिनय की यात्रा के बहुत बड़े हिस्से हैं। ना मैं सफलता को सर पे चढ़ाता हूँ, ना मैं असफलता से घर पे बैठ जाता हूँ। हटाइए इस शैतान को अपने अंदर से, इस समाज से, नहीं तो पवित्र जगह नरक हो जाएगा और ये बच्चों यादों जैसा लीडर बार बार पैदा होगा और हमारे जैसा जिस तरह का अभिनेता मैं बना हूँ, इसी की कोशिश हमेशा से रही है और यही यात्रा आगे तक रहेगी। नमस्कार, मैं हूँ मनोज वाजपेयी। मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू में, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। इतिहास के पन्नों पर बिखरी कहानियां, व्यवहार इतिहास से पता नहीं चलता, व्यवहार उपन्यासों से और कहानियों से पता चलता है। इन कहानियों के अनोखे किरदार। वर्मा जी हर चीज के मास्टर, जितने बड़े वो शिकारी, उतने ही बड़े लेखक, उतने ही बड़े संगीतज्ञ, उतने ही बड़े पहलवान। किरदारों पर चलती है कलम धारदार। ऐतिहासिक उपन्यास में या तो इतिहास मर जाता है या उपन्यास, पर वर्मा जी के उपन्यासों में दोनों चीजें एकदम जीवंत मिलती हैं। देखिए विरासत में पहली बार वृंदावन लाल वर्मा का रचना संसार, सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। सरोजनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री और वक्ता, कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय महिला सरोजनी ने 13 साल की उम्र में रची थी पहली कविता। आजादी के बाद वो बनी देश की पहली महिला राज्यपाल। भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू है नारी शक्ति की अनूठी मिसाल। पीएचडी छात्र रोहित के खुदकुशी के मामले में हैदराबाद विश्वविद्यालय के वीसी अप्पा राव रविवार को अनिश्चितकालीन छुट्टी पर चले गए। उनकी जगह सीनियर प्रोफेसर विपिन श्रीवास्तव काम संभालेंगे।
बावजूद इसके छात्रों का आंदोलन जारी है। इधर कांग्रेस ने कहा है कि वो इस मामले को संसद में उठाएगी। रविवार को हैदराबाद विश्वविद्यालय की वेबसाइट में वाइस चांसलर अप्पा राव के छुट्टी पर जाने और उनकी जगह विपिन श्रीवास्तव को कार्यभार सौंपने की जानकारी दी गई, लेकिन इससे प्रदर्शन कर रहे छात्र शांत होने की जगह भड़क गए। छात्रों का आरोप है कि जिस समिति ने रोहित और 4 अन्य छात्रों पर कार्रवाई की सिफारिश की थी, विपिन श्रीवास्तव उसके प्रमुख थे। Well, the Vice Chancellor has gone on leave for personal reasons, and according to statutes, the senior-most professor takes over as Vice Chancellor, and so I'm officiating until Professor Appa Rao comes back. हैदराबाद विश्वविद्यालय के आंदोलन कर रहे छात्रों के समर्थन में देश भर में विरोध प्रदर्शन रविवार को भी जारी रहे। छात्रों के संयुक्त कार्रवाई समिति ने आज हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय चलो का आह्वान किया है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने छात्रों की मांगों का समर्थन किया है। रविवार को हैदराबाद पहुंचे लोकसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो रोहित वेमुला की खुदकुशी के मामले को संसद में उठाएंगे। और जो अन्याय के विरुद्ध आप जो लड़ रहे हैं, अत्याचार के विरुद्ध जो लड़ रहे हैं, शोषित वर्गों के साथ जो दे रहे हैं, इनके साथ हम हैं, आपके साथ हैं, और हम जरूर इन समस्याओं को उठाएंगे। इधर रविवार को 7 नए छात्र भूख हड़ताल पर बैठ गए। इससे पहले भूख हड़ताल पर बैठे 7 छात्रों को तबीयत खराब होने पर शनिवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। छात्र कुलपति के अलावा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और बंडारू दत्तात्रेय को हटाने की मांग कर रहे हैं। युवा कांग्रेस कार्यकर्ता आज सभी राज्यों की राजधानियों में इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तमिलनाडु के विल्लुपुरम में 3 छात्राओं के कथित आत्महत्या के बाद एसवीएस कॉलेज को सील कर दिया गया है। साथ ही छात्रों और मृतक छात्राओं के परिजनों ने रविवार को कॉलेज प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। परिजनों ने कल डीन से मुलाकात की कोशिश की, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। विल्लुपुरम में एसवीएस योगा मेडिकल कॉलेज की 3 छात्राओं ने शनिवार शाम को कथित तौर से कुएं में कूदकर जान दे दी। खुदकुशी करने से पहले छात्राओं ने एक सुसाइड नोट भी लिखा है। पुलिस के मुताबिक इसमें कॉलेज प्रशासन पर फीस बढ़ोतरी और प्रताड़ना का आरोप लगाने के साथ साथ छात्राओं ने कॉलेज के चेयरमैन वासुकी सुब्रमण्यम को भी अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 26 जनवरी को मिलने वाले वीरता पुरस्कार पाने के लिए नामित बच्चों से मुलाकात की। उन्होंने बच्चों की हौसला अफजाई करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने बहादुरी की मिसाल पेश की है। इन बच्चों ने खुद की परवाह न करते हुए दूसरों की रक्षा की। प्रधानमंत्री निवास 7 रेस कोर्स में आयोजित कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी ने इन बहादुर बच्चों की हौसला अफजाई की। प्रधानमंत्री ने बच्चों को बहादुरी सम्मान से सम्मानित करते हुए कहा कि हिम्मत की ये मिसाल सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने बहादुर बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। उपचार भी दिया। ये वो बालक हैं जिन्होंने उस प्रकार की बातों को कर दिखाया है। लेकिन व्यक्ति के जीवन में साहसी स्वभाव बनना चाहिए। अगर साहसी स्वभाव नहीं बनता है, साहस सिर्फ एक घटना रह जाती है, तो फिर समाज जीवन में जिस प्रकार के लोगों की जरूरत होती है उसकी कमी महसूस होती है। इस साल गणतंत्र दिवस पर 25 बच्चों को बहादुरी के लिए राष्ट्रीय सम्मान दिया जाएगा। 2 बच्चों को ये सम्मान मरणोपरांत मिल रहा है। इनके घर वालों को अपने बच्चों पर नाज तो है, लेकिन उन्हें खोने का दर्द भी साफ झलकता है। राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले बच्चे 26 जनवरी को राजपथ पर होने वाली परेड की शोभा बढ़ाते हैं। सरकार इन बच्चों को मेडल के साथ पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद भी मुहैया कराती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आतंकी धर्म का इस्तेमाल करते हैं जिससे सभी धर्मों को मानने वालों को नुकसान पहुंचता है, ये कहना है विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का। मनामा में अरब भारत सहयोग मंच की पहली मंत्री स्तरीय बैठक में विदेश मंत्री ने आतंक के खिलाफ भारत और अरब देशों के एकजुट होने का आह्वान किया। बहरीन की राजधानी मनामा में अरब भारत सहयोग मंच की पहली मंत्री स्तरीय बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने धर्म को आतंकवाद से अलग करने की वकालत की। उन्होंने कहा कि दोनों में फर्क सिर्फ इंसानियत में विश्वास रखने वालों और विश्वास न रखने वालों का है। उन्होंने मंच को अरब जगत के साथ भारत के संबंधों में नया मोड़ बताया।
that we cannot do so without equally addressing violence in our minds, a poison that has been spread by terror groups, by harnessing the power of modern technology and social media platforms to infect our youth, those ideologies and beliefs that regard one's own brother as a stranger and one's own mother as an accused. भारत अरब लीग की पहली मंत्री स्तरीय बैठक के बाद जारी मनामा घोषणा में दोनों पक्षों ने आतंकवाद से निपटने के लिए क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों पर भी जोर दिया। दोनों पक्षों ने आतंकवाद के स्रोतों और आतंकवाद को वित्तीय सहायता दिए जाने समेत सभी तरह के आतंकवाद के खात्मे के लिए नई रणनीति बनाने पर भी बल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिका ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पाकिस्तान को दिए सख्त संदेश में कहा कि पाकिस्तान को अपनी भूमि से आतंकवादी गुटों से की जा रही कार्रवाइयों के खिलाफ तुरंत प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। पीटीआई को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि आतंकवादियों के सुरक्षित अड्डों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और आतंकवादियों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। बराक ओबामा ने पाकिस्तान से उसकी जमीन से आतंकी गतिविधियां संचालित करने वाले संगठनों को अवैध घोषित करने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए कहा है। ओबामा ने पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले को भारत की तरफ से लंबे समय से झेले जा रहे आतंकवाद का उदाहरण बताया। उन्होंने पाकिस्तान के साथ रिश्तों में सुधार के लिए हालिया कदमों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना भी की। ओबामा ने कहा कि पाकिस्तान के पास ये दिखाने का मौका है कि वो आतंकी नेटवर्क को अवैध घोषित करके उसे खत्म करने के लिए गंभीर है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा है कि भारत ने पठानकोट आतंकी हमले से जुड़े नए सबूत दिए हैं। रविवार को ब्रिटेन पहुंचे शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान षड्यंत्रकारियों के खिलाफ तथ्यों की जांच कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान सबूतों की जांच और सत्यापन की लगातार कोशिश कर रहा है। साथ ही ये भी कहा कि एक बार ये काम पूरा हो जाएगा तो फिर से इन तथ्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। नवाज शरीफ ने दावा किया कि पाकिस्तान ने एक विशेष जांच दल बनाया है जो सबूत इकट्ठा करने के लिए भारत आएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि अपराधी जल्द न्याय के कटघरे में खड़े होंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच अगले महीने विदेश सचिव स्तर की बातचीत हो सकती है। दोनों देश वार्ता की तारीखों को अंतिम रूप देने के लिए एक दूसरे से संपर्क में हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से बयान आया है। उनके मुताबिक बातचीत के मुद्दों पर दोनों पक्ष संपर्क में हैं और आपसी सहमति के बाद तारीखों का ऐलान किया जाएगा। इस्लामाबाद में 15 जनवरी को ही भारत पाक विदेश सचिव स्तर की बातचीत होनी थी, लेकिन पठानकोट आतंकवादी हमले के मद्देनजर दोनों देशों ने आपसी सहमति से बातचीत टालने का फैसला किया था। नेपाल में मधेसियों ने संसद में पारित संविधान संशोधन विधेयक को अधूरा बताते हुए इसे खारिज कर दिया है। मधेसियों का कहना है कि इससे संघीय पुनर्सीमांकन को लेकर उनकी चिंताओं का समाधान नहीं किया गया है। शनिवार को नेपाल की संसद ने देश के नए संविधान में 2 संशोधन करने के प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित किया था। संशोधन के जरिए संविधान के अनुच्छेद 42, 84 और 286 में बदलाव किया गया। संशोधन के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व और आबादी के लिहाज से सीट आवंटन की मधेसियों की मांग को पूरा करने की कोशिश की गई थी। मधेसी राजनीति में आबादी के लिहाज से भागीदारी की मांग को लेकर बीते कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। कई महीनों से चल रहे मधेसियों के आंदोलन में अब तक 55 लोगों की मौत हो चुकी है। बात करते हैं मौसम की। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड से आम जनजीवन पर खासा असर पड़ रहा है। जम्मू में रविवार को न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया, जबकि लद्दाख के करगिल में न्यूनतम तापमान 0 से नीचे 14.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कोलकाता में 11.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ मौसम का सबसे सर्द दिन रिकॉर्ड किया गया। पंजाब और हरियाणा में भी शीतलहर का प्रकोप जारी है। दोनों राज्यों में घने कोहरे से जनजीवन पर असर पड़ रहा है। अमृतसर में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री नीचे 1.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। घने कोहरे की वजह से रेल और हवाई सेवाओं पर असर पड़ रहा है। दिल्ली आने वाली राजधानी और शताब्दी समेत 50 ट्रेनों को रविवार को रद्द कर दिया गया और 21 ट्रेनें देर से चल रही हैं। वहीं उड़ानों पर भी कोहरे का असर दिख रहा है।
अमेरिका समेत दुनिया के कई हिस्सों में ठंड कहर बरपा रही है। रविवार को अमेरिका में बर्फीले तूफान में करीब 19 लोगों की मौत हो गई। यहाँ खराब मौसम के चलते कई राज्यों में आपातकाल लगा है। करीब 9,000 उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं और लोगों को घरों में रहने के लिए कहा जा रहा है। हालांकि बावजूद इसके कई जगह लोग बर्फबारी का जमकर लुत्फ भी उठा रहे हैं। दुनिया के कई हिस्सों में ठंड रवानगी पर है। अमेरिका बर्फीले तूफान की चपेट में है। नासा की ये तस्वीरें यहाँ कहर बरपाते तूफान को बयां कर रही है। तूफान ने मानो जिंदगी की रफ्तार थाम दी है। वॉशिंगटन डीसी के कई इलाकों में करीब 2 फीट तक बर्फ जमा हो गई है, जबकि न्यूयॉर्क समेत दूसरे 10 राज्यों में आपातकाल अब भी जारी है। लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। यातायात पूरी तरह से ठप है। बीते 2 दिन में 8,400 से भी ज्यादा उड़ानें रद्द हुई हैं। We're pretty miserable. We had to get out of the house though. We were starting to go stir crazy. कुछ ऐसे ही हालात दुनिया के बाकी हिस्सों में भी हैं। चीन, दक्षिण कोरिया, क्यूबा जैसे कई देशों में सर्दी का सितम जारी है। बीते शनिवार से चीन के तापमान में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। 睇睇咯，點知仲咁誇張？本來冇雨嘅，上到去4點幾時好大雨，上唔到去，變咗個樣係咁嘅樣。 हालांकि सर्दी का ये मौसम और कड़ाके की ठंड सैलानियों के लिए सौगात बनकर आई है। बर्फ से ढके अमेरिका के व्हाइट हाउस की सफेदी देखते ही बन रही है। चीन में चल रहे शीतकालीन खेल पर्यटकों को खासे लुभा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बात खेल की करते हैं। भारत के लिए अच्छी खबर है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने मलेशिया मास्टर्स ग्रैंड प्री गोल्ड बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। विश्व चैंपियनशिप में 2 बार कांस्य पदक जीतने वाली सिंधु ने नए सत्र में शानदार शुरुआत की है। कल पेनांग में खेले गए फाइनल में उन्होंने स्कॉटलैंड की क्रिस्टी गिल्मर को सीधे गेम में हरा दिया। पीवी सिंधु ने शुरू से दबदबा बनाए रखकर 32 मिनट तक चले मुकाबले में 21-15, 21-9 से जीत हासिल की। ये सिंधु का 5वां ग्रैंड प्री गोल्ड खिताब है। वहीं सिंधु का ये मलेशिया मास्टर्स ग्रैंड प्री गोल्ड में भी दूसरा खिताब है। इससे पहले उन्होंने 2013 में जीत हासिल की थी। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। भारत और फ्रांस के बीच 16 करार, दोनों देशों का आतंकवाद के खिलाफ सहयोग का भरोसा। दिल्ली में आज शिखर वार्ता में रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर होगी चर्चा। अरुणाचल प्रदेश में केंद्रीय कैबिनेट से राष्ट्रपति शासन की सिफारिश। कांग्रेस अदालत में देगी चुनौती। विपक्षी दलों ने बताया संघीय ढांचे का उल्लंघन। अमित शाह दोबारा बने बीजेपी अध्यक्ष। नरेंद्र मोदी समेत कई आला नेताओं ने पेश किया प्रस्ताव। 2019 के लोकसभा चुनाव तक संभालेंगे जिम्मेदारी। छुट्टी पर गए हैदराबाद यूनिवर्सिटी के वीसी विपिन श्रीवास्तव को जिम्मेदारी देने का विरोध। मल्लिकार्जुन खड़गे मिले छात्रों से कांग्रेस संसद में उठाएगी मुद्दा। पीवी सिंधु ने जीता मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब। स्कॉटलैंड की क्रिस्टी गिल्मर को दी मात। 5वां ग्रैंड प्री गोल्ड पर कब्जा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं खास कार्यक्रम गुफ्तगू इसका।